गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल एमएन अचीवर पर। तो हम लोग भारतीय संविधान की ऐतिहासिक विकास यात्रा पढ़ रहे थे, जो कि हम लोग देख चुके हैं कि भारतीय संविधान की विकास यात्रा कहाँ तक पहुँची, 1919 के भारत शासन अधिनियम तक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम। हम लोग पढ़ चुके थे 1909 तक भारत शासन अधिनियम क्या क्या प्रावधान किए गए थे, क्यों प्रावधान किए गए थे, इसके ऐतिहासिक कारण क्या थे। जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है 1909 के अधिनियम से लाया गया था, क्यों लाया गया था, इसके पीछे फूट और राजकोट नीति क्या थी। हम लोग वहीं बात करने जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग कि क्या कहता है पार्लियामेंट सुधार, जो कि 1909 के अधिनियम को हम लोग पार्लियामेंट अधिनियम कहते हैं, पार्लियामेंट सुधार कहते हैं। उस सुधार को लाने के पीछे कारण क्या था, उसी तरह से आज हम लोग बात करेंगे 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या होता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार? हम लोग इसे कहते हैं जब क्या होता है कि कोई सुधार, एक सुधार लाया गया। हम इसे कहीं कहीं 1919 के भारत शासन अधिनियम भी देखने को मिलता है। 1919 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ठीक है। आखिर क्या कारण थे, इसको लाने की वजह क्या थी? क्या 1919 में जितने प्रावधान थे, क्या उसके अनुसार शासन नहीं चल पा रही थी? क्या उसके अनुसार अच्छी तरह शासन को संचालित नहीं किया जा रहा था? अगर हम लोग बात करें जब 1909 के जितने भी अधिनियम थे, क्या उसके अनुसार अच्छी तरह शासन नहीं चलाया जा सकता था? क्या उसमें कमियां रह गई थी? क्या उसमें खामियां रह गई थी? क्यों उसको सुधार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उस अधिनियम को फिर से एक अधिनियम लाना पड़ा, जो कि 1919 का जो अधिनियम है। हम इसके बाद देखेंगे 1935 का अधिनियम, उसमें क्या क्या प्रावधान है। तो पहले हम 1919 के अधिनियम के बारे में जान लेते हैं क्या था। अगर हम लोग देखें तो क्या होता है कि जब हम लोग कोई अधिनियम, देखिए हम पहले बता चुके हैं, फिर से हम जिक्र कर रहे हैं। क्या होता है कि जब भारत क्या होता है उपनिवेश बनता है ब्रिटेन का, तो क्या होता है कि 1853 तक जितने भी कानून थे, वो जितने भी अधिनियम थे, जितने भी कानून बनाए जा रहे थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बनाए जा रहे थे। लेकिन जब क्या होता है, जब 1858 तक, जब 1857 में विद्रोह होती है, जब हम 1857 क्रांति कहते हैं, अब जितने भी अधिनियम होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? वो क्या होता है ब्रिटिश संसद, ब्रिटेन के संसद द्वारा, और ब्रिटेन के संसद द्वारा पारित होता है। और ब्रिटेन के संसद द्वारा पारित होने के बाद क्या होता है, जितने भी वो क्या बन जाता है अधिनियम, संसद से ज़्यादा पारित नहीं होगा कोई भी प्रावधान जो है, कोई भी सुधार जो है अधिनियम नहीं बन पाएगा। तो संसद से पारित हो जाने के बाद वो क्या होता है, वो अधिनियम का रूप ले लेता है। तो उसी तरह आज हम बात करने वाले हैं क्या है 1919 के अधिनियम में क्या प्रावधान थे। अगर जैसे कि हम लोग पढ़े कि पार्लियामेंट सुधार, कि पार्लियामेंट सुधार का लाने का मुख्य कारण क्या था कि जब बंगाल का विभाजन किया गया, तब बंगाल का विभाजन करने के बाद क्या होता है कि उससे पहले क्या होता है कि लोगों में एकता देखी गई। आप लोग जानते हैं कि भारत क्या है, विविधता में एकता वाला देश है, जो कि भारत क्या है, एक विविधता में एकता वाला देश है। विविधता में एकता रहने के बावजूद भी क्या होता है कि भारत अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियाँ, अलग अलग लोग, अलग अलग विभिन्न भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, खान पान के आधार पर यहाँ पर विविधता देखने को मिलती है। उसके साथ ही क्या होता है कि जब भारत में आज़ादी, जब क्या होता है कि जब 1909 में जब क्या होता है कि जब भारतीय इतिहास देखते हैं हम लोग समय, कि क्या होता है कि उस समय भारत में एकता देखने को मिली। तो क्या होता है कि जब अंग्रेजों ने देखा कि जो लोग थे यहाँ पर, जो भारत के लोग हैं, वो एकत्व, एक होने की भावना, एक केंद्रीकृत, एक की भावना, एकता की भावना देखने को मिल रही है। तो उसको तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लाया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लाया गया। आखिर क्या है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, इसको बताया था। क्या था कि उसमें जैसे कि मान लीजिए एक क्षेत्र हुआ, ठीक है। हमने इस बात को फिर से जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस अधिनियम के तहत, किस सुधार के तहत भारत में ब्रिटिश संसद द्वारा
सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लाया गया था। तो आप लोग बता सकते हैं 1909 के अधिनियम के तहत पार्लियामेंट, मतलब कि हम लोग कह सकते हैं पार्लियामेंट्री सुधार 1909 के तहत। जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, छः सीटों को आरक्षित कर दिया। क्या कर दिया? 6 सीटों को आरक्षित कर दिया। जैसे कि 1 2 3 4 5 और जैसे मान लीजिए 6, ठीक है, ABCDEF, ठीक है। 6 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब क्या होगा कि 6 सीटों को हमने आरक्षित कर दिया। हमने क्या कहा है, सीट जो आरक्षित जो है वो किसके लिए है? मुसलमानों के लिए है। किसके लिए है? मुसलमानों के लिए है। मुसलमानों के लिए है। अब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है वो ये कहता है कि यहाँ पर चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति और वोट देने वाला व्यक्ति और चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति क्या होंगे? चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति और वोट देने वाला व्यक्ति एक ही संप्रदाय से होंगे। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या कहता है कि अगर कोई भी हम लोग क्या करते हैं, हम सीटों को आरक्षित करते हैं, तो उस सीट पर जितने भी कोई भी प्रतिनिधि लड़ता है, चुनाव लड़ता है, तो उसी धर्म से या उसी समुदाय से लड़ेगा और जो उस समुदाय से लड़ेगा उसी समुदाय के लोग उसको सिर्फ वोट देंगे। अगर जैसे कि हम बात करते हैं, ये जो क्षेत्र है, जैसे कि मान हम एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र में जैसे मुसलमान तो सिर्फ होंगे नहीं, यहाँ पर हिंदू हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी बौद्ध जैन हैं, बहुत सारे धर्म हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया? मुसलमानों के लिए सीट आरक्षित किया गया। मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए सीट आरक्षित किया गया। सीट आरक्षित करने के साथ साथ यहाँ पर क्या कहा गया कि अन्य धर्म की कोई महत्व नहीं। क्या है यहाँ पर? अन्य धर्म की कोई महत्व नहीं, अन्य जाति कोई महत्व नहीं। जो मुसलमान के लोग हैं सिर्फ इस सीट पर सिर्फ मुसलमान के ही लोग लड़ेंगे और क्या करेंगे, और चुनाव भी क्या करेंगे, सिर्फ मुसलमान के, मतलब चुनाव भी सिर्फ मुसलमान के ही लोग लड़ेंगे और साथ साथ वोट भी क्या करेंगे, सिर्फ मुसलमान के ही लोग डालेंगे। तो यह हुआ सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। क्या होता है कि 1909 के अधिनियम के तहत पार्लियामेंट्री सुधार के तहत इस प्रणाली को लाया जाता है। इस प्रणाली को लाने के मुख्य कारण क्या थे? हमने देखा कि भारतीय आज़ादी की एकता में प्रबल आक्रोश देखने को मिलती थी। लोग एक से एकत्व की भावना देखने को मिलती थी। इसको तोड़ने के लिए अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया? इसको विकेंद्रित, इसको बांटने की कोशिश किया गया, तोड़ने की कोशिश की गई कि किसी भी तरह से क्या किया गया, इसे तोड़ दिया जाए। अगर इससे एक बात करें हम, अंग्रेजों ने क्या किया, जैसे एक कटोरा में उबलता हुआ दूध है, तो उसने उस कटोरे में डायरेक्ट हाथ नहीं डालने की कोशिश की। अगर क्या होता है कि अगर किसी कटोरे में, अगर जैसे मान लीजिए कटोरा है कोई, उसमें दूध उबल रहा है, तो उसने क्या की, डायरेक्ट हाथ डालने की कोशिश नहीं की। अगर उसमें डायरेक्ट हाथ डालेगा तो क्या होगा, हाथ जल जाएगी। तो जिसकी वजह से उसने क्या किया, उसने उस उबलते हुए दूध में क्या किया, सबसे पहले उसने पानी छिड़का। अब पानी धीरे धीरे छिड़कते गए और जब क्या होगा, धीरे धीरे खुद उसकी उबलन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तब उसमें क्या करेंगे हम लोग, हाथ आसानी से डाल सकते हैं। अगर हम लोग क्या करते, अगर उसी चीज़ को और क्या करते हैं, अगर एकत्व की भावना को और क्रांतिकारी भावना को तोड़ने की कोशिश करते हैं अंग्रेज, तो और क्या होता है कि एक ऐसी भावना है, राष्ट्र की एकता की एक ऐसी भावना है, वो जितना शक्ति से तोड़ने की कोशिश कीजिएगा उतना यह प्रबल उसे उभरने की कोशिश करती है और अपने उससे एक मजबूत पक्ष देखने को मिलता है। तो वहीं बात किया जा रहा है उस चीज़ को आगे कैसे देखा जाए। इसको अब वहीं हम कहना है कि जब 1909 के अधिनियम इतने बड़े प्रावधान थे, 1909 के अधिनियम इतने बड़े प्रावधान थे, पार्लियामेंट सुधार में इतने बड़े प्रावधान थे, आखिर 1919 को क्यों लाया गया? तो हमने देखते हैं क्या। तो क्या होता है कि 1919 का मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार, तो हम लोग जानते हैं जो कि मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार जो है, मॉन्टेग्यू क्या थे, भारत के सचिव थे। तो आप लोग पहले बताया गया था कि भारत के सचिव थे, तो क्या थे, भारत के सचिव थे। चेम्सफोर्ड क्या थे, वायसराय थे, भारत के वायसराय थे। उन्हीं के नाम पर क्या कहा गया, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार। और साथ ही 1909 का भारत शासन अधिनियम। क्यों, आखिर कैसे हुआ, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार से भारत शासन अधिनियम कैसे बना, देखते हैं। उसके पहले कारण समझ लेते हैं हम लोग। इसके लाने के उद्देश्य क्या थे, उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन मतलब क्या था
कि उत्तरदायी शासन की स्थापना, साथ साथ इस अधिनियम के तहत जो भारत का सचिव था उस पर क्या किया जाए, ब्रिटिश संसद द्वारा नियंत्रण बढ़ा दी गई। जो भारत की जितनी स्वतंत्रता अधिक थी उसे और कम कर दी गई, उसका नियंत्रण अधिक से अधिक क्या किया गया, ब्रिटिश संसद की शक्तियां और बढ़ गई। और साथ ही उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, जैसे कि उत्तरदायी शासन करने का तात्पर्य हुआ कि एक जनता की, जो भारत के लोग थे, जो भारतीय जनता थी, उनकी भागीदारी को थोड़ा बढ़ाया जाए, उनके भी निर्णय लेने में भागीदारी को बढ़ाया जाए। तो कैसे शुरुआत होती है, बात है 20 अगस्त 1917 ईस्वी। कब की, 20 अगस्त 1917 ईस्वी। भारत के सचिव, जो भारत के सचिव थे मॉन्टेग्यू, तो भारत के सचिव जो मॉन्टेग्यू थे ब्रिटिश संसद में घोषणा करते हैं। क्या घोषणा करते हैं, 20 अगस्त 1917 ईस्वी को जो भारत के सचिव थे मॉन्टेग्यू, वो क्या करते हैं, ब्रिटिश संसद में एक घोषणा करते हैं। वो घोषणा करते हैं कि भारत में क्या होंगे, सुधार किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे, सुधार किए जाएंगे। कुछ उन्होंने आधार प्रस्तुत किए, इस इसमें क्या किए जाएंगे, सुधार प्रस्तुत किए जाएंगे। और साथ ही उन्होंने क्या किया कि नवंबर 1917 ईस्वी को मॉन्टेग्यू भारत है। जबकि एक और बात सुने, ध्यान दें, जब 20 अगस्त 1917 ईस्वी को मॉन्टेग्यू ब्रिटिश संसद में घोषणा करते हैं कि क्या किए जाएंगे, सुधार किए जाएंगे, भारत में सुधार किए जाएंगे, उसके साथ ही जो चेम्सफोर्ड थे, भारत के वायसराय थे, वो भी घोषणा करते हैं कि भारत में कुछ सुधार किए जाएंगे, भारत के कानून में कुछ सुधार किए जाएंगे, भारतीयों को क्या किए जाएंगे, कुछ अधिकार को बढ़ावा दिया जाए, कुछ अधिकार बढ़ाए जाएंगे। तो उसको देखते हुए क्या होता है कि नवंबर 1917 ईस्वी में मॉन्टेग्यू भारत आते हैं। क्या होते हैं, वो भारत आते हैं और तथा साथ साथ चेम्सफोर्ड और आए और चेम्सफोर्ड के साथ घोषणा किया। मतलब कि हमने क्या कहा कि 1917 20 अगस्त को तो उन्होंने संसद में, ब्रिटिश संसद में घोषणा की सुधार किए जाएंगे। और जब वो भारत आते हैं नवंबर माह 1917 उसी साल नवंबर माह में जब भारत आते हैं तो वो वायसराय के साथ मिलकर क्या करते हैं, वहाँ पर साथ जब मीटिंग होती है वहाँ पर कहते हैं क्या किए जाएंगे, भारत में भी कुछ सुधार किए जाएंगे। तो जुलाई 1918 में क्या होती है, प्रकाशित होती है। तो जब जुलाई, तब क्या होता है कि अब यही क्या होते हैं कि जब 1918 में प्रकाशित होती है तो एक क्या हुए, भारत चेम्सफोर्ड सुधार, एक क्या होता है, जब तक घोषणा की गई, जब तक ये कानून वायसराय द्वारा और भारत के सचिव द्वारा बनाया गया था, ये सिर्फ क्या थे, कानून के ढांचा निर्माण किया गया था, क्या थे, भारत क्या थे, एक सुधार थे। लेकिन अगर वहीं क्या होता है, ब्रिटेन के संसद द्वारा सुधार जो है और पारित हो जाता है, वो क्या बन जाता है, एक अधिनियम का रूप ले लेता है। तो अधिनियम का जब रूप लेता है तब इसलिए उसे क्या कहते हैं, भारत 1919 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919। अब इसके लाने के पीछे कारण क्या थे, अगर हम इसके ठोस कारण देखें तो कारण क्या थे, इसकी वजह क्या थी, तो इसकी वजह क्या थी कि हम लोग बात कर सकते हैं कि अगर हम इसका बात करें तो क्या होता है कि होम रूल आंदोलन कहा जाता है कि 1914 ईस्वी में होम रूल आंदोलन चलता है। और साथ साथ क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, क्या होता है कि हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि अगर उबालता हुआ दूध हो, अगर उसमें हम लोग डायरेक्ट हाथ डालेंगे तो क्या होगा, हाथ जल जाएगा। लेकिन अगर हम उसी दूध में और पानी छिड़क दें थोड़ा सा, तो क्या होगी, उसकी उबलन शांत हो जाएगी, जिसकी वजह से हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ धीरे धीरे बदलाव कर सकते हैं। तो अंग्रेजों ने जस्ट वैसा ही किया। कैसे किया, हम देख सकते हैं कि होम रूल आंदोलन चल रहे थे और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद क्या थे, प्रबल रूप से उभर रही थी। कॉलेज के लड़के, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय के लड़के क्या थे, जैसे कि भगत सिंह, बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि भाग लिए आंदोलन में। और साथ साथ एक और बात है कि इन्होंने क्या किया कि अगर क्रांतिकारियों को अगर हम जबरदस्त अगर अपने ताकत से, अपने पावर से उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, और राष्ट्रवाद की भावना उभरेगी और राष्ट्रवाद की अंदर से भावना और तेजी से उफनेगी, जिससे कि उससे अधिक हमारी हानि पहुंचेगी। क्यों हम इसे एक शांति समझौते के तहत शांति से हम लोग क्या करेंगे, इस समस्या को समाधान कर, इस समस्या को दूर करें। तो उन्होंने क्या किया और उसके साथ ही क्या किए, उस समय क्या होता, प्रथम विश्व युद्ध। हम लोग जानते हैं कि 1914 से प्रथम विश्व युद्ध कब होता है, 1914 से 1928 तक क्या चलता है, प्रथम विश्व युद्ध चलता है।
1914 से 1918 ईस्वी तक, सॉरी 1914 से 1918 ईस्वी तक क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध का युद्ध चलता है। तो क्या थे, प्रथम विश्व युद्ध के भी इसके ऊपर बहुत सारे दबाव भी थे। अगर क्या होता है कि हम लोग क्या होता है कि उस समय कुछ कहा जाता है, कुछ कहानियाँ हैं, कहानी कहें या मिथक कहें कि उसका कोई हल है कि नहीं। जहाँ तक कहा जाता है कि अंग्रेजों ने क्या कहा कि आप हमें प्रथम विश्व युद्ध में आप हमें सहायता कीजिए और हम आप लोगों को आज़ादी दे देंगे। तो इतना आसानी से तो होने वाला नहीं था। तो ठीक है, तो ऐसा एक सहमति बनी। लेकिन उस वक्त क्या था कि एक प्रथम विश्व युद्ध का भी दबाव, चाहे उस समय क्या था, इंग्लैंड को भी बहुत, अगर युद्ध होती है तो क्या होता है, कोई देश जीते या हारे, नुकसान तो सभी को झेलना पड़ता है। तो क्या हुआ था, उस समय भारत में भी, विश्व में भी बहुत मंदी की स्थिति देखी गई थी। और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, अभी हाल फिलहाल घटनाएं देख सकते हैं, जो कि यूक्रेन और रूस में जो युद्ध हुआ, क्या उन्हीं दोनों देशों पर प्रभाव पड़ा? नहीं, वो क्या हुए, पूरे विश्व पर प्रभाव पड़े। क्यों? इसका कारण क्या था, एक विश्व, भारत ही नहीं, पूरा विश्व क्या है, एक विश्व का एक अभी का समय जो है एक ग्लोबलाइजेशन का दौर है। कोई भी देश एक स्वतंत्र रहकर अपने आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति या राजनीतिक स्थिति को संचालन नहीं कर सकता है। सभी देश एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है। जैसे कि एक थोड़ा हम लोग टॉपिक्स हट रहे हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि संप्रभुता क्या होती है कि आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से निर्णय लेने की अपनी स्वतंत्र इच्छा। क्या होता है, आंतरिक रूप से भी, चाहे वो इंटरनेशनल मामला हो चाहे इंटरनल मामला हो, तो एक्सटर्नल या इंटरनल मामले में वो निर्णय अपने आप स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं। उस राज्य को कह सकते हैं वो संप्रभु राज्य है। क्या संप्रभु राज्य है? क्या किसी देश की संप्रभुता आज के समय में क्या होता है, संप्रभुता के साथ साथ क्या होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन जो है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है, उसे भी देखने पड़ते हैं। आज जो है ग्लोबलाइजेशन का दौर है, और क्या होता है, किसी राष्ट्र पर भी, और कोई भी राष्ट्र एक दूसरे में अपने में युद्ध लड़ते हैं, तो उसका प्रभाव एक ही देश पर नहीं, पूरे विश्व पर देखने को मिलते हैं। जो कि हम देख सकते हैं कि प्रबल इच्छा, हम लोग देख रहे थे कि प्रबल इच्छाएं हम लोग को देखने को मिली। तो क्या होता है कि वहीं कि होम रूल आंदोलन चल रहे थे, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद उभर रही थी, और प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि फूट डालो और राज को नीति तो स्टार्ट कर ही दी थी, और साथ साथ उत्तरदायी शासन की मांगे भी उठ रही थी। तो इनका उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना। अब देखिए कैसे, अब इसमें क्या क्या प्रावधान थे। जब 1919 के जो अधिनियम है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, तो हम उसके प्रावधानों को देखेंगे, उसमें क्या क्या प्रावधान थे। पहला प्रावधान था केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत। केंद्र में द्विसदनीय ना, क्या होता है कि केंद्र जो है, केंद्र को क्या किया गया, 2 सदनों में विभाजित कर दिया गया। कैसे? केंद्र को द्विसदन में विभाजित कर दिया गया। कैसे? एक को कहा गया राज्य, एक उच्च सदन कह सकते हैं, एक को उच्च सदन, एक को निम्न सदन। बात समझ आया? एक को क्या कहा, उच्च सदन, और एक को निम्न सदन। हम राज्य परिषद, हम इसे राज्य परिषद कहते हैं, राज्य परिषद। हम इसे केंद्रीय सभा कहते हैं। निम्न सदन को केंद्रीय सभा कहते हैं। बात समझ आया? इसमें क्या थे, पहला प्रावधान था, पहला एक, दूसरा एक, जो भी हो, एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत। द्विसदनीय मतलब डबल स्ट्रक्चर। क्या होता है द्विसदनीय मतलब कि एक उच्च सदन बनाया गया और एक निम्न सदन। उच्च सदन को राज्य परिषद कहा गया और निम्न सदन को केंद्रीय सभा कहा गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और उसके बाद क्या होता है, हम अभी देखेंगे आगे चलकर, अभी इसको हम एक बार देख लेते हैं, तब उसको हम बारीकी तरीके से देखेंगे क्या है द्विसदनीय व्यवस्था। अब क्या होता है, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन। जैसे कि केंद्र स्तर पर भी द्वैध शासन देखने को मिलते हैं, केंद्र स्तर पर और प्रांत का स्तर पर। प्रांत मतलब जैसे कि आज हम लोग कहते हैं प्रांतीय स्तर पर, जैसे कि राज्य का स्तर पर कहते हैं, उसी तरह से कहा जा रहा है प्रांतीय स्तर पर भी द्वैध शासन देखने को मिला। जैसे कहा जाता है कि जैसे कि हम लोग कहते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, जैसे कि जनक इसे, और उसी तरह से भारतीय स्तर पर द्वैध शासन। तो भारतीय स्तर पर जब द्वैध शासन की शुरुआत की गई तो उसके शुरुआती जो थे, जो उसके जनक कहे जाते हैं, उसके जनक कौन थे, लियोनिस कर्टिस।
क्या थे? लियोनिस कर्टिस नाम था। अब देखिए क्या होता है कि 1919 के अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर मतलब प्रांत स्तर पर भी द्वैध शासन देखने को मिलते हैं। और द्वैध शासन जैसे कि केंद्र के स्तर पर जब द्वैध शासन देखने को मिलते हैं तो एक को हम लोग कहते हैं उच्च सदन, एक को कहते हैं निम्न सदन। केंद्र के स्तर पर हम बता रहे हैं कि उच्च सदन को हम लोग राज्य परिषद कहते हैं, वहीं निम्न सदन को हम लोग केंद्रीय सभा कहते हैं। अब क्या होता है उसको हम ला देंगे, जैसे कि राज्य परिषद की कार्यकाल 5 वर्ष होती है और केंद्रीय सभा की परिषद 3 वर्ष होती है। कैसे, क्या इसके कारण क्या थे? और प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन क्या होता है? प्रांत स्तर पर, राज्य स्तर पर भी क्या होते हैं? द्वैध शासन देखने को मिलते हैं, जो कि इसके जो जनक थे, इसके जनक कौन थे? लियोनिस कर्टिस थे। शुरुआत के जनक कौन थे? लियोनिस कर्टिस थे। और साथ में क्या होता है कि इसमें सबसे बड़ा अधिकार, अगर हम लोग कहें कि इसमें सबसे एक प्रबल से बहुत बड़ा अधिकार क्या था? महिलाओं को वोट देने का अधिकार। महिला को वोट देने का अधिकार देखा गया है, वोट देने का अधिकार। और राज्यों के बजट को केंद्र से अलग। अब इसमें क्या किया गया है कि जो बजट था अब क्या कि जैसे केंद्र और एक पूरे भारत का बजट एक तरह से प्रस्तुत किए जा रहे थे, लेकिन अब बजट क्या हो गए? एक केंद्र का, सेंट्रल का अलग और स्टेट का अलग। मतलब कि केंद्र और राज्य के बजट को जितने भी थे वो अलग अलग कर दिए गए। सेंट्रल करेंसी से समझ लीजिएगा, एस मतलब स्टेट्स, प्रांतों को। असंप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार। अब देखिए हमने एक एग्जाम्पल हम एक बार फिर से दोहराते हैं। हमने क्या कहा कि उबलते हुए दूध में हाथ मत डालिए, एक उसमें क्या कीजिए, थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए, उसका उबलना बंद हो जाए तब उसमें थोड़ा क्या हो जाए, हाथ डालने की प्रयास कीजिए। तो उन्होंने अंग्रेजों द्वारा यही फिर से किया गया कि जैसे कि हमने क्या कहा कि 1909 के अधिनियम के तहत कि मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दिया गया था। इसके कारण थे राष्ट्रवाद की भावना। लेकिन जब ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है, इसका विस्तार देखने को मिला। इसके विस्तार में क्या क्या कारण थे? इसके विस्तार के कारण यही थे कि यहाँ पर विस्तार में यह देखने को मिलता है कि जैसे सिख थे, सिख यूरोपीय और एंग्लो इंडियन। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं सिख को, एंग्लो इंडियन को क्या किया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को दिया गया। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, लिख लीजिएगा, सिख प्लस एंग्लो इंडियन। ठीक है, एंग्लो इंडियन बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है, जगह नहीं है, थोड़ा दिक्कत पड़ रही है, लिख लीजिए। सिख, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन तथा साथ साथ ईसाइयों को भी क्या किया गया? ईसाइयों को भी। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहीं से बहुत सारे डाउटफुल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे देखिए क्या होता है कि किस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लाया गया? तो हम लोग कहेंगे कि 1909 के अधिनियम के तहत। लेकिन अगर वहीं क्वेश्चन पूछ दिया जाए किस अधिनियम के तहत मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया गया, तो क्या किया गया? 1909 के अधिनियम के तहत। लेकिन अगर वहीं सिख, एंग्लो इंडियन, चाहे वो पूछ दे ईसाइयों को किस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दिया गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत हम लोग कह सकते हैं। एक बार फिर से सुनिए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम के तहत सिख, एंग्लो इंडियन तथा ईसाइयों को दिया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम, या एक ही नाम है, आपको पता है, बार जिक्र कर रहे हैं, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत। ये हुए हमारे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार। क्या था 1919 में? सिर्फ क्या 1909 में क्या किया जा रहा था? सिर्फ मुसलमानों को दिया जा रहा था। लेकिन जब वहीं 1919 में क्या किया जा रहा है? सिख को भी दिया जा रहा है, एंग्लो इंडियन को भी दिया जा रहा है और ईसाइयों को भी दिया जा रहा है। यहाँ तक समझ में आई? कोई दिक्कत? क्वेश्चन पूछते रहिए, देखते रहिए, जब भी कन्फ्यूजन हो उसमें बोल दीजिए कि सर यहाँ पर कन्फ्यूजन रहा है या क्लास तेज चल रही है। और दूसरी बात कि जो कि अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि वायसराय की कार्यकारिणी में कम से कम
3 भारतीयों के सदस्य प्रावधान। हमने क्या कहा कि जो थे वायसराय की कार्यकारिणी में प्रथम व्यक्ति कौन थे, प्रथम व्यक्ति कौन थे? आप लोगों को पता हो सत्येंद्र नाथ सिन्हा, सत्येंद्र नाथ सिन्हा वो प्रथम व्यक्ति थे जो कि वायसराय के कार्यकारिणी में सम्मिलित हुए थे। तो वही किया जा रहा है कि जो कि वायसराय की कार्यकारिणी में अब आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है किस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारिणी में सत्येंद्र नाथ सिन्हा को सम्मिलित किया गया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और क्या किया जा रहा है, अब हमारा अगला पॉइंट है कि इस अधिनियम 1919 के अधिनियम के तहत क्या किया गया, वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी गई और कितने कर दी गई, 3 कर दी, कम से कम 3 कर दी गई। जो कि प्रथम भारतीय कौन थे, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या होता है स्थानीय स्वशासन पर बल। क्या किया गया, अगला पॉइंट में कहा जा रहा है स्थानीय जो शासन थे, स्थानीय शासन पर क्या किया गया, थोड़ा बल दिया गया। और मतलब कि स्थानीय शासन को थोड़ा मजबूत बनाने का देखा गया, थोड़ा कि स्थानीय जो शासन थे, जो ग्रास रूट लेवल कहते हैं, जैसे कि आज हम लोग क्या करते हैं, हम जब थोड़ा पंचायती लेवल पढ़ेंगे तो इसको समझने के हम लोग का आधुनिक से थोड़ा जोड़कर देखेंगे उसको। और तो क्या होता है कि जो स्थानीय जो शासन था उसको मजबूत करने के भी जरूरतें देखी गई। और साथ साथ अगला पॉइंट यह है, अगला पॉइंट लोक सेवा आयोग का गठन। जो आज के समय हम यूपीएससी को देखते हैं, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि सिविल सर्विस कमीशन, सीएसई, सिविल सर्विस एग्जाम, तो क्या होता सिविल, तो क्या होता है लोक सेवा आयोग जो है, तो लोक सेवा आयोग क्या होता है, लोक सेवा आयोग का गठन किसके तहत होता है, 1919 के अधिनियम के तहत। अब हम देखते हैं केंद्रीय सूची एवं राज्य सूची के विषयों को अलग अलग किया गया। अब एक और बात सुनिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम जोड़ लेते हैं। लोक सेवा आयोग का जो गठन है 1909 के अधिनियम के तहत किया गया, लेकिन जो इसके प्रावधान थे, इसका जो कमीशन, जो इसके कमीशन जो कमेटी बनाई गई थी वो ली कमीशन, उस कमेटी को कहते हैं ली कमीशन, जो कि 1926 में क्या होता है इस प्रावधान को लागू, आप देखिए जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी, स्थापना का तो प्रावधान कर दिया गया था, लेकिन स्थापना कब होती है, 1774 ईस्वी में। कब होती है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब होती है, 1774 ईस्वी में। उसी के तहत यहाँ बात कहा जा रहा है कि लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया है, किस कमीशन, किस कमेटी की अनुशंसा पर, ली कमीशन की अनुशंसा पर। और साथ साथ इसकी प्रावधान कब किए थे, 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। अब इसके साथ ही क्या किया जा रहा है, केंद्रीय सूची और राज्य सूची के विषयों को अलग अलग किया गया है। इसमें क्या किया गया है, जो केंद्र के विषय थे और राज्य के विषय थे उन्हें अलग अलग कर दिया गया। एक को हस्तांतरित विषय कहा गया, एक को आरक्षित विषय कहा गया। हम इसको थोड़ा बांट देंगे कि हस्तांतरित विषय को क्या क्या, थोड़ा जगह नहीं, इसको मिटाएंगे तो लिख देंगे हस्तांतरित विषय के अंतर्गत कौन कौन क्या क्या प्रावधान थे और आरक्षित विषय के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान थे। और क्या कहा जा रहा है, भारत सचिव के वेतन का प्रावधान ब्रिटिश कोड से। आपको हम बताया था कि 1858 का जब अधिनियम पारित होता है, 1858 का भारत शासन अधिनियम जब पारित होती है, उसमें क्या किया गया था कि जो कि भारत के जो भारत राज्य सचिव थे उनका जो वेतन और भत्ते किससे दिए जाएंगे, वो भारत के कोष से दिए जाएंगे। लेकिन जो अब क्या किया गया, 1919 शासन अधिनियम के तहत क्या किया गया कि जो भारत के सचिव थे उसका वेतन का प्रावधान किसे किया जाएगा, ब्रिटिश कोष के तहत दिया जाएगा। और लास्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, ब्रिटेन में भारतीय हाई कमिश्नर, ब्रिटेन में भारतीय हाई कमिश्नर का प्रावधान। तो हम लोग देखते हैं हाई कमिश्नर किसे कहते हैं, देखिए इसको पर मिटाते हैं तो देखते हैं हम लोग बारीकी से। कोई डाउट हो इसको लिख लीजिए।
देखिए समझते हैं हम लोग। पहले हम समझते हैं द्विसदनीय अधिनियम व्यवस्था। 1919 का अधिनियम है केंद्रीय स्तर पर, ठीक है, केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय एक को क्या कहा गया, उच्च सदन, एक को कहा गया निम्न सदन। क्या ध्यान है, एक को कहा गया उच्च सदन, सॉरी यहाँ सदन ही देते हैं, एक को कहा गया उच्च सदन, एक को कहा गया निम्न सदन। अब उसके साथ ही अब इसमें क्या होता है कि हम लोग राज्य परिषद कहते हैं इसे, उच्च सदन को हम लोग राज्य परिषद कहते हैं और निम्न सदन को हम लोग केंद्रीय सभा कहते हैं, केंद्रीय सभा कहते हैं, थोड़ा रुकिए, केंद्रीय सभा कहते हैं। इसमें कितनी सीटें थी, इसमें 60 सीटें थी। इसके जो कार्यकाल थे 5 साल थे, इसके जो कार्यकाल थे 3 साल थे, 3 साल। इसमें जो सीटें थी 60 थी, जिसमें से 26 सदस्य मनोनीत होते थे। आज ही क्या होता है, राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत की जाती है ना, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे जब राज्यसभा के जब राज्यसभा में पढ़ेंगे, लोकसभा में पढ़ेंगे, तो राज्यसभा में कितने सीटों की मनोनीत, कितने सीटों पर मनोनीत की जाती है, जैसे किसी फील्ड में विशेषज्ञ को मनोनीत किया जाता है। और क्या किया, 34 सीटों पर निर्वाचित, 34 सीट निर्वाचित होते थे, अलग अलग क्षेत्रों से, प्रांतों से निर्वाचित होकर आए थे। और इसमें कितने थे केंद्रीय सभा में, केंद्रीय सभा में 145 सीटें थी, 145 सीटें थी, जिसमें से कितने सीटें मनोनीत थी, इसमें से 41 सीटें मनोनीत थी और 104 सीटें निर्वाचित। तो क्या हुआ, यहाँ पर द्विसदन देखने को मिलता है। अब देखिए राज्य स्तर पर, हम लोग देखें राज्य स्तर पर, वहीं राज्य स्तर देखते हैं हम लोग। राज्य स्तर पर क्या किया जा रहा है कि द्वैध शासन, डुअल रूल, जैसे कि द्वैध शासन को डुअल रूल कहते हैं, या हम उसे डायरेक्सी रूल भी कहते हैं, हम उसे इसे डुअल रूल या डायरेक्सी रूल कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो क्या होता है, राज्य स्तर पर जितने भी स्तर द्वैध शासन आती है तो हम उसे डुअल रूल या डायरेक्सी रूल कहते हैं। और अब इसी को कहता है प्रांतीय, एक को कहते हैं प्रांतीय विषय, एक को कहते हैं प्रांतीय सरकार, प्रांतीय विषय और प्रांतीय सरकार। इसके अंतर्गत जो थे, इसके अंतर्गत जो गवर्नर जनरल, गवर्नर प्लस काउंसिल के सदस्य आते थे, काउंसिल के सदस्य। कुछ सदस्य मनोनीत होते थे, कुछ सदस्य निर्वाचित, ठीक है। अब क्या होता है, प्रांतीय विषय, प्रांतीय विषय को क्या किया जाता है, 2 भागों में बांट दिया जाता है। हमने क्या कहा कि प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन देखने को मिल रही है, और साथ साथ
क्या कहता है सांप्रदायिक, यहाँ पर हो गया राज्यों के बजट में केंद्रीय सूची और राज्य सूची के विषयों को अलग अलग किया जाता है। ठीक है, तो कैसे देखिए कि प्रांतीय स्तर पर आरक्षित विषय, आरक्षित विषय, और इसके अंतर्गत क्या होते थे, हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ठीक है, इससे देख लीजिएगा अच्छे से। अब क्या होता है, हम समझने की बात है कि क्या कहता है, प्रांतीय विषय को दो भाग में बांट देता है। अब क्या होते हैं कि आरक्षित विषय जो थे वो क्या होते हैं, मनोनीत वाले को दे दिया जाता है, और हस्तांतरित विषय जो थे वो निर्वाचित वाले सदस्य को दे दिया जाता है। बात समझ में आया? अब क्या होता है, बात समझिए यहाँ पर। अब एक और बात समझाने यहाँ पर, हस्तांतरित विषय के अंतर्गत, हस्तांतरित विषय के अंतर्गत कहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर देखिए, इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कृषि, चिकित्सा, कृषि, जल, अकाल के संबंधित विषय देखे जाते थे। वहीं आरक्षित विषय के अंतर्गत व्यापार, इसके अंतर्गत रक्षा, डॉक्टर, व्यापार और ऋण से संबंधित होते थे, ऋण से संबंधित। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर क्या किया जाता है कि केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था देखने को मिलती है। हम उच्च सदन एक होता है, एक निम्न सदन होता है। हम उच्च सदन को राज्य परिषद कहते हैं, वहीं निम्न सदन को केंद्रीय सभा कहते हैं, जिसकी कार्यकाल 5 साल होती है उच्च सदन की, और निम्न सदन की 3 साल। उच्च सदन में संख्या, राज्य परिषद में संख्या कितनी थी, 60 सीटों की संख्या 60 थी, जिसमें 26 सदस्य मनोनीत होते थे और 34 सदस्य निर्वाचित होते थे, 34 सदस्य निर्वाचित होते थे। वहीं निम्न सदन केंद्रीय सभा में 145 सीटें होती थी, जिसमें से 41 सदस्य मनोनीत होते थे और 104 सदस्य निर्वाचित होते थे। अब क्या होता है कि हमने क्या कहा, राज्य स्तर पर भी द्वैध शासन, प्रांतीय स्तर पर भी द्वैध शासन देखने को मिलता है। हम जिसे डिवेल रूल या डायरेची रूल कहते हैं, जिसके जनक लियोनिस कर्टिस थे। एक को प्रांतीय विषय कहते हैं, एक को प्रांतीय सरकार कहते हैं। ठीक है, अब प्रांतीय विषय, जैसे कि हमने क्या कहा कि विषयों को अलग अलग भागों में, केंद्रीय सूची, राज्य सूची के विषयों को अलग अलग भाग, अलग अलग किया गया। कि क्या होता है कि जैसे कि एक को आरक्षित विषय कहा गया, एक को हस्तांतरित विषय कहा गया। वहीं प्रांतीय सरकार में गवर्नर और काउंसिल जो थे, कुछ मनोनीत थे, कुछ निर्वाचित थे। तो प्रांतीय विषय गवर्नर प्लस काउंसिल के मिलकर बनते थे। अब क्या होता है कि जो आरक्षित विषय थे वो क्या होते हैं, वो मनोनीत वाले सदस्यों को दे दिए जाते हैं। अगर क्या होता है, अगर कोई गवर्नर है और कोई गवर्नर या वाइसराय है, वो क्या करेगा, अपने ही लोगों को क्या करेगा, मनोनीत करेगा। निर्वाचित तो भले ही भारत के लोग, भारत को लोग चुना जाए, लेकिन मनोनीत क्या होंगे, वो अपने ही लोगों के द्वारा। तो क्या होता है, जो अच्छे, जो रक्षा हुआ, चाहे डॉक्टर हुआ, चाहे व्यापार हुआ, ऋण से संबंधित हुए, रेलवे हुआ, वो सब किससे दे दिए गए, मनोनीत वाले सदस्य को, अर्थात वो ब्रिटेन के पास ही रह गया। और हस्तांतरित विषय के अंतर्गत शिक्षा या स्वास्थ्य या चिकित्सा या कृषि, जल, इन अन्य भाग जो थे वो किससे दे दिए गए, निर्वाचित सदस्य को दे दिए गए। यह है हमारा केंद्रीय स्तर और प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन। यहाँ तक हम ये समझ लिए और ये समझ लिए, और इसको और इसको, और साथ साथ इसको भी समझ लिया तक केंद्रीय स्तर पर विषयों का अलग अलग कर दिया जाना। देख सकते हैं आप, अलग अलग आरक्षित विषय, रिजर्व सब्जेक्ट और हस्तांतरित विषय मतलब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट।
यह हुआ हमारा राज्य स्तर पर डुअल रूल। अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि यह होगा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली समझ लिए हम लोग। सिख और इंग्लों को दिया जाता है महिलाओं को वोट देने का अधिकार, राज्य और केंद्र को बजट अलग कर दिया गया और वायसराय कार्यकारिणी में कम से कम 3 सदस्य रहेंगे, भारतीय कम से कम 3 सदस्य होंगे। स्थानीय स्वशासन में बल क्या किया गया, स्थानीय स्वशासन में बल दिया गया, इसको भी कंप्लीट, स्थानीय स्वशासन में बल दिया गया। लोक सेवा आयोग का गठन, केंद्रीय और राज्य सचिव विषय अलग, भारत के सचिव का वेतन जितने भी थे, जैसे कि हम भारत सचिव मॉन्टेग्यू है, उसका वेतन पहले भारत से दिया जाता था, भारतीय कोष से दिया जाता था, लेकिन अब ब्रिटिश कोष से दिए जाएंगे। और ब्रिटेन के भारतीय हाई कमिश्नर क्या होते हैं, देखिए हाई कमिश्नर के बारे में समझ लेते हैं। इसको लिख लीजिए पहले। हाई कमिश्नर क्या होते हैं? आपको पता हो कि ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन की सिर्फ भारत ही कॉलोनियाँ नहीं थी, भारत जैसी बहुत सारी ऐसी कॉलोनियाँ थी, ठीक है। तो जैसे भारत जैसी बहुत सारी कॉलोनियाँ थी, तो क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए भारत है, और क्या है, ब्रिटेन है, और बहुत सारी ऐसी कॉलोनियाँ थी। तो बहुत सारी कॉलोनियों में क्या किया, एक सदस्य समूह बनाया, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रिटेन की जितने भी कॉलोनियाँ थी उन सब समूहों का कहते हैं हम लोग एक राष्ट्रमंडल कहा गया। क्या किया गया, एक राष्ट्रमंडल कहा गया, एक राष्ट्रमंडल कहा गया। अब राष्ट्रमंडल कहा गया, यहाँ ध्यान दीजिए, राष्ट्रमंडल कहा गया। अब क्या होते थे कि अगर जैसे मान लीजिए भारत है, आज के समय ये भारत है, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे कोई भी अन्य देश हो, अफगानिस्तान हो, कोई अन्य देश हो, कनाडा, कोई अन्य देश हो, फ्रांस हो, जो भी देश हो, पपुआ न्यू गिनी, कोई भी देश हो, क्या होते हैं कि उसके भारत के राजदूत जो होते हैं, राजदूत, भारत के राजदूत क्या होंगे, अमेरिका में रहेंगे, और अमेरिका के राजदूत क्या होंगे, भारत में रहेंगे। उसी तरह से पाकिस्तान के राजदूत भारत में रहेंगे और भारत के राजदूत क्या होंगे, पाकिस्तान में रहेंगे। उससे सभी अन्य देशों के भी ऐसे ही नियम चलते हैं आज के समय। अब वहीं क्या था, जैसे कि एक ब्रिटेन से व्यक्ति चुनकर आएगा भारत, और भारत से व्यक्ति चुन जाएगा ब्रिटेन, ठीक है, एक व्यक्ति जाएगा, ठीक है। जब हम राजदूत का कुछ भी है, उस समय क्या किया था कि स्वतंत्र भारत था नहीं, उसी तरह से ब्रिटेन द्वारा हर अपने उपनिवेशों में ऐसा किया गया, क्योंकि उस समय के उपनिवेश जितने भी थे उस उपनिवेश समूह का किया गया राष्ट्रमंडल कहा गया। ब्रिटेन द्वारा जितने भी सदस्य थे राष्ट्रमंडल जितने भी सदस्य थे वो ब्रिटेन के उपनिवेश थे। तो जितने भी वो चुन गए, तो हम उसे क्या कहे, ब्रिटेन द्वारा जितने भी चुन के गए उसे क्या कहा गया, हाई कमिश्नर कहा गया। क्या कहा गया, उन्हें हाई कमिश्नर कहा गया। ब्रिटेन द्वारा जितने भाग चुनकर आए उन्हें क्या कहा गया, हाई कमिश्नर कहा गया, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया, ठीक है, हाई कमिश्नर कहा गया, कोई दिक्कत। अब हम लोग समझते हैं हाई कमिश्नर।